हाय स्टूडेंट्स, तो आज हम बात करेंगे कक्षा 10 के चैप्टर 1 रियल नंबर वास्तविक संख्या पर। तो वास्तविक संख्या में एक्सरसाइज 1.3 देखेंगे। तो एक्सरसाइज यहाँ पे लिखा गया 1.3 में क्वेश्चन आपका पहला है, सिद्ध कीजिए कि √5 एक अपरिमेय संख्या। आपको सिद्ध करना है कि करीब 5 एक अपरिमेय संख्या है। तो आपका पहला प्रश्न है, तो इसको आपको क्या करना है, सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, परीक्षा में जो है हर वर्ष पूछा जाता है। तो आप यहाँ पे देख लीजिए कि √5 जो है अपरिमेय संख्या किस प्रकार से है। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। यहाँ लिखा गया माना √5 एक परिमेय संख्या। हमने क्यों माना? हमने इसलिए इसको परिमेय संख्या माना कि क्योंकि हमको सिद्ध करना है कि यह एक अपरिमेय संख्या है। हमको सिद्ध करना है यह एक अपरिमेय संख्या है। तो जब तक हम सिद्ध नहीं कर लेते तब तक हम इसको क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। क्या मानेंगे? परिमेय संख्या। तो यहाँ पे हमने मान लिया कि यह एक परिमेय संख्या है। क्या है? परिमेय संख्या है। अगर यह परिमेय संख्या है तो यह भिन्न के रूप में होगा। किसके रूप में होगा? भिन्न के रूप में, जहां p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। इसे हम p/q के रूप में दर्शा सकते हैं या लिख सकते हैं। तो चलिए यहाँ पे देखते हैं। तो लिखेंगे इसको √5 = p/q। हम इसको जो है भिन्न के रूप में हमने लिखा। तो यहाँ पे आपका हो गया, क्या हो गया? p/q। जहां आपका p और q क्या होंगे? पूर्णांक होंगे। तो यहाँ पे हमने समीकरण 1 मान लिया। क्या मान लिया? समीकरण 1। तो आपका बन जाएगा यहाँ पे p और q पूर्णांक है। क्या है? पूर्णांक। तो हमने इसको परिमेय संख्या माना है, तो p और q क्या होगा? आपका पूर्णांक होगा। तो यहाँ पे लिखेंगे p और q में कोई उभयनिष्ठ, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। गुणनखंड नहीं है। तो यहां पे हमने लिखा कि p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यह एक सहअभाज्य संख्या है। क्या है? सहअभाज्य संख्या। p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या। p और q क्या है? सहअभाज्य संख्या है। तो सहअभाज्य संख्या किसे कहते हैं? जिसके अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो। जिस युग्म के अंदर कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड ना हो उसे हम सहअभाज्य संख्या कहते हैं। तो हमने क्या देखा? यहाँ पे लिख दिया गया p और q कोई उभयनिष्ठ, p और q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे क्या लिखा गया? p और q पूर्णांक है। ये इतना बन गया है। तो यहाँ पे हम देखते हैं समीकरण 1 से। लिखेंगे समीकरण 1 से। समीकरण 1 से। समीकरण 1 कहाँ है आपका? यहाँ पे लिखा गया √5 = p/q। तो यहाँ लिखेंगे √5 = p/q। हमने यहाँ पे लिख दिया। अब हमको क्या करना है? वर्ग करना है। दोनों पक्षों का वर्ग करना है। क्या करना है? दोनों पक्षों का वर्ग। तो यहाँ पे इक्वल लगा है, ये लेफ्ट ये आपका राइट, दोनों पक्षों का हमको क्या करना है? वर्ग करना है। तो लिखेंगे दोनों पक्षों का वर्ग करने पर। तो हमको दोनों पक्षों का क्या करना है? वर्ग करना है। तो दोनों पक्षों का वर्ग किस प्रकार से करेंगे? तो यहाँ लिखेंगे √5 का होल स्क्वायर = p/q का होल स्क्वायर। हमने दोनों पक्षों का क्या किया? वर्ग कर दिया। इतना समझ में आया? दोनों पक्षों का क्या किया गया? वर्ग किया गया। अब देखिए आगे क्या होता है। यहाँ पे √5 लिखा, करड़ी में 5 का 2 बार गुणा करना है। स्क्वायर का मतलब आपको पहले बताया गया है स्क्वायर क्या होता है। तो यहाँ पे आपका √5 है तो इसका 2 बार गुणा होगा। तो कितना लिखेंगे यहाँ पे? √5 गुणे √5। इसका आंसर कितना आएगा? 5 आएगा। यहाँ पे 5 आएगा। कितना आएगा? 5। तो करड़ी में 5 का जब 2 बार गुणा किया जाएगा तो आपका सिर्फ 5 मिलेगा। तो यहाँ पे आपका बराबर लगा। अब ये हो गया p² बटे ये आपका हो गया q²। अब इतना समझ में आया? यहाँ पे बटा ये कर सकते हो आप। q² का 5 में गुणा होगा और p² में 1 का गुणा होगा। तो लिखेंगे 5q² बराबर, यहाँ पे क्या हो जाएगा? p²। अब यहाँ पे 5 को हमको पक्षांतर करना, तो लिखेंगे q² बराबर p² बटे 5। यहाँ पे ध्यान से देखिए, ये आपका समीकरण नंबर 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं? समीकरण 2। यहाँ पे लिखा गया q² बराबर p² बटे 5। तो यहाँ पे हमारा हुआ कि p² जो है 5 से विभाजित हो रही है। तो हमारा आंसर कितना मिल रहा है? q²। आपको मानना है यहाँ पे, टोटल सवाल आपका मानने पर आएगा। हमको मान लेना सपोज दैट में। तो यहाँ पे लिखा गया q²। क्या लिखा गया? q²। यहाँ पे लिखा गया p² बटे 5। अब ये p² जो लिखा गया है इससे 5 का भाग दिया जा रहा है। 5 से भाग दिया जा रहा है इसमें। तो हमको कितना मिल रहा है? q² मिल रहा है। इसका मतलब कि यहाँ पे p² जो है 5 से विभाजित हो रही है। तो यहाँ लिखेंगे यदि, क्या लिखेंगे? यदि
पी स्क्वायर क्या लिखेंगे, पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहां लिखेंगे यदि पी स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो प्रमेय 1.3 से प्रमेय 1.3 में आपको बताया गया यदि जो है पी स्क्वायर जो है 5 से विभाज्य है तो आपका P भी 5 से विभाजित होगी, यही आपका प्रमेय 1.3 बताया गया। तो लिखेंगे प्रमेय 1.3 से P भी 5 से विभाजित होगी, विभाज्य होगी। यहाँ पे लिखा गया कि यदि जो है P स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो प्रमेय 1.3 से P भी 5 से विभाज्य होगा। तो यहाँ पे लिखा गया। अब क्या करेंगे हम, यहाँ देख लेते हैं। हमको करना है जब यहाँ पे P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित होगी तो जब हम P स्क्वायर में यहाँ पे लिखा गया P जो है 5 से विभाज्य है, क्या P जो है 5 से विभाज्य है। जब हमारा P 5 से विभाजित होगा तो हमारा दूसरा अंक मिलेगा, दूसरा जो है चर राशि मिलेगी। तो यहाँ पे लिखेंगे माना, यहां लिख देते हैं माना P बराबर 5a। हमने क्या माना, P बराबर 5a। अब कहोगे 5a कहां से आ गया, तो हम आपको बता रहे हैं कि जो है आपका P में 5 का भाग दिया जा रहा है। क्या दिया जा रहा है, P में 5 का भाग दिया जा रहा है। तो हमको क्या मिल रहा है, a मिल रहा है। क्या मिल रहा है, a। इसका मतलब यह हुआ P का गुणनखंड 5a है, P का गुणनखंड 5a होगा क्योंकि P के अंदर एक 5 है। P के अंदर क्या है, 5 है। जब P स्क्वायर जो है 5 से विभाजित हो रही है तो P भी 5 से विभाजित होगी। तो जब P 5 से विभाजित होगी इसका मतलब कि P के अंदर 5 होगा तभी विभाजित होगी। तो P के अंदर हमारा एक 5 है तो इसका गुणनखंड किया जा रहा है तो हमको 5a मिल रहा है, 5a मिल रहा है। क्या मिल रहा है, 5a। इसका एक उदाहरण देख लेते हैं। जैसे हमारा कोई संख्या है 20, कोई संख्या है 20, यहाँ पे हमने क्या लिखा, 20 लिखा। अब जो है इसका गुणनखंड हम कर रहे हैं तो लिखेंगे 5 गुणे 4। क्या लिखेंगे, अब कहा जाए कि ये 5 से विभाजित है, 20 जो है कहा जाए 5 से विभाजित है तो यहाँ लिखेंगे बटे 5। जब हम इस 5 को काट देंगे तो हमको क्या मिलेगा, 4। क्या मिलेगा, 4 मिलेगा। तो 4 हमको एक नई संख्या मिली है। क्या मिली है, 4 हमको एक नई संख्या मिली है। वही कहा जा रहा है कि P जो है 5 से विभाजित है, P जो है 5 से विभाजित है। तो जब हम P में 5 का भाग देंगे तो हमारा एक नई संख्या मिलेगी, वह होगा आपका a। क्या होगा, a होगा। तो यहाँ पे हमने लिखा 5 गुणे 4, यहाँ पे लिखा 5 गुणे 4। 20 को हम क्या लिख सकते हैं, 5 गुणे 4। तो यहाँ पे हमने P को लिखा 5 गुणे a। क्या लिखा, 5 गुणे a। दो संख्याओं में विभाजित हुई तो इसका गुणनखंड किया गया तो P बराबर आपका क्या हुआ, 5a हुआ। अब हम लिखेंगे यहाँ पे समीकरण एक क्या है आपका, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। यहाँ पे समीकरण एक क्या है, क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ लिखेंगे समीकरण एक से, समीकरण एक में P का मान रखने पर, तो समीकरण एक में P का मान रखने जा रहे हैं हम। तो समीकरण एक आपका क्या है, यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5 है। तो समीकरण एक में जो है हम क्या कर रहे हैं, P का मान रख रहे हैं। तो यहाँ पे जो लिखा गया क्यू स्क्वायर बराबर पी स्क्वायर बटे 5, यहाँ पे क्या लिखा गया, पी स्क्वायर बटे 5। अब P के स्थान हम क्या लिखेंगे, P के स्थान क्या लिखेंगे, 5a लिखेंगे। तो यहाँ लिखेंगे क्यू स्क्वायर बराबर 5a का होल स्क्वायर यहाँ पे है तो होल स्क्वायर कर दिए गए बटे 5 हो गया। तो आपका बना क्यू स्क्वायर बराबर 5 बचे 25a स्क्वायर बटे 5। तो यहाँ पे 5 से विभाजित हुई 25 तो आपका हो गया क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। यहाँ तक समझ में आया। यहाँ पे बना क्या, क्यू स्क्वायर बराबर 5a स्क्वायर। इतना समझ में आया। तो आगे चलते हैं। यहाँ पे ये 5 जो लिखा गया हम पक्षांतर करेंगे क्यू की तरफ तो लिखेंगे a स्क्वायर बराबर क्यू स्क्वायर बटे 5। ध्यान से समझिए। यहाँ पे हमने जो है 5 को पक्षांतर किया तो क्यू में आपका 5 का भाग हो गया। तो समीकरण इसको 2 मान लेते हैं। क्या मान लेते हैं, समीकरण 2 मान लिए। तो यहाँ पे देखिए क्यू स्क्वायर में 5 का भाग दिया जा रहा है, हमको क्या मिल रहा है, a स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है। तो यहाँ लिखेंगे यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है, यहाँ लिखेंगे यदि जो है क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य यहाँ पे विभाज्य है तो प्रमेय 1.3 से, प्रमेय आपका क्या होगा 1.3 से क्यू भी लिखेंगे क्यू भी 5 से विभाज्य होगी।
यहाँ पे क्या लिखा गया कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो प्रमेय 1.3 से क्यू भी 5 से विभाजित होगी। जिस प्रकार आपका इसके पहले पी वाले में बताया गया था उसी प्रकार इसमें भी आपका हुआ कि यदि क्यू स्क्वायर 5 से विभाज्य है तो प्रमेय 1.3 से क्यू भी 5 से विभाज्य होगी। अगर क्यू 5 से विभाजित होगी तो इसका मतलब क्यू के अंदर हमारा 5 विद्यमान है, क्यू के अंदर हमारा 5 है। जब हम क्यू का गुणनखंड करेंगे तो हमारा एक नई संख्या और 5 मिलेगी। तो यहाँ पे आपका हो जाएगा माना क्यू इक्वल टू क्या, यहाँ पे मान लेते हैं 5c। क्या मान लिए 5c। तो यहाँ पे हमारा हो गया कि क्यू का हमने गुणनखंड किया तो हमको क्या मिला 5c मिला। क्या मिला 5c मिला। तो ये 5c जो है आपका 5 तो यहाँ पे विभाजित हो रही वो है और जो c मिला वो हमको नई संख्या मिली, हमने q का गुणनखंड किया है। तो इसका मतलब ये हुआ कि q के अंदर हमारा c के अलावा कोई एक संख्या 5 है। क्या है 5 है, ये निश्चित है। और हमने यहाँ पे क्या बनाया था कि p के अंदर जो है a के अलावा हमारा कोई संख्या 5 है। इसका मतलब p और q दोनों में हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला 5 मिला। तो हमने इसके ऊपर जो हमने पहले बताया शुरुआत में कि p और q सहअभाज्य संख्या है, इसके अंदर कोई जो है आपका गुणनखंड नहीं है, उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है, तो ये हमारा गलत हो गया। तो क्या गलत हो गया, हमारा मानना गलत हुआ कि हमने माना था कि यह एक सहअभाज्य संख्या है, जो कि यह गलत है, यह सहअभाज्य संख्या नहीं है। सहअभाज्य संख्या क्यों नहीं है, क्योंकि इसके अंदर हमको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला 5 मिला। तो चलिए आगे देखते हैं। तो हमने देखा जो है कि P और Q दोनों में हमारा एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला 5 मिला। तो यहां लिखेंगे हम P और यहां पे लिखेंगे P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 है। तो यहां पे लिखा गया कि P और Q में कम से कम एक उभयनिष्ठ गुणनखंड हमारा क्या है 5 है। तो इसका मतलब ये हुआ, तो लिखेंगे समीकरण 1 से, समीकरण 1 से। तो यहाँ पे समीकरण 1 आपका क्या है, यहाँ लिखा गया कि करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। तो यहाँ लिखेंगे करड़ी में 5 बराबर P बटे Q। तो आपने देखा था कि P बराबर आपका था 5a और Q बराबर आपका था 5c। यहाँ पे हमने बताया आपको कि ये आपको निकाल के दिखाए थे, P बराबर 5a और Q बराबर 5c। तो यहाँ पे आपका हो गया। अब यहाँ लिखेंगे √5 इक्वल टू P के स्थान पे लिखते हैं 5a और Q के स्थान पे 5c। यहाँ पे हमने लिखा। अब यहाँ पे ध्यान से देखिए कि हमको एक उभयनिष्ठ गुणनखंड क्या मिला 5 मिला। क्या मिला 5, जो कि ये हमने जो है माना था इसे सहअभाज्य संख्या, जो कि इसमें लिखा गया P और Q में कोई उभयनिष्ठ गुणनखंड नहीं है। तो यहाँ पे हमको उभयनिष्ठ गुणनखंड मिल गया, इसका मतलब हमारा मानना गलत था। तो हमने यहाँ पे देखा कि जो है P और Q में जो है आपका एक उभयनिष्ठ गुणनखंड 5 मिल चुका है। तो यहाँ पे लिखेंगे अतः विरोधाभास प्राप्त होता है। क्या लिखेंगे, अतः विरोधाभास प्राप्त होता है कि P और Q सहअभाज्य संख्या है। हमको यह विरोधाभास प्राप्त हुआ कि P और Q क्या है सहअभाज्य संख्या है। हमने जो माना था इसको सहअभाज्य संख्या, तो यहाँ पे विरोध किया कि यह सहअभाज्य संख्या नहीं है, तो हमको विरोध यहाँ पे मिला। तो क्या करेंगे अब ये हमारा जब विरोधाभास प्राप्त हुआ कि यह सहअभाज्य संख्या है, इसका मतलब यह परिमेय संख्या नहीं है। तो ये हमारी जो है त्रुटिपूर्ण कल्पना के कारण ऐसा हुआ था। तो यहाँ लिखेंगे अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। यहाँ लिखेंगे अपरिमेय संख्या। यहाँ पे जो हमने अपरिमेय संख्या, आप देखो विरोधाभास प्राप्त हुआ था आपको कि हमने यहाँ पे गलत मान लिया था कि यह एक सहअभाज्य संख्या और परिमेय संख्या है। तो यहाँ लिखा गया अतः √5 एक अपरिमेय संख्या है। तो ये आपका सिद्ध हो गया कि √5 जो है आपका एक अपरिमेय संख्या है। तो इसी प्रकार से आपके बहुत सारे क्वेश्चन मिल सकते हैं, जैसे कि आपका √5 के स्थान पे √2 मिल सकता है, √3 मिल सकता है, √7 मिल सकता है। तो आपका नियम एकदम सेम रहेगा, आपका जो यहाँ पे मेथड लगाया गया सब एकदम सेम रहेगा, जैसे माना गया वैसे माना जाएगा।
तो आपका यहाँ पे क्वेश्चन आपका सॉल्व हो चुका है। तो √5 एक अपरिमेय संख्या, तो आपका 2 रहेगा तो 2 सॉल्व हो जाएगा, 3 रहेगा तो 3 सॉल्व हो जाएगा। इसमें कोई आपका अंतर नहीं होगा, सिर्फ नंबर्स का अंतर होंगे। यहाँ पे 3 रहेगा तो 3 लिखेंगे, 2 रहेगा तो 2 लिखेंगे। तो नियम आपका सेम रहेगा। तो ये आपका सिद्ध हो चुका है।